गिव देम ब्रेड एंड सर्कस एंड दे विल नेवर रिवॉल्ट। ये बात जब लिखी गई तब भी उतनी ही सच थी जितनी कि आज सच है। कॉन्टेक्स्ट ये था कि उस समय की जनता अपने सिविक ड्यूटीज़ को ध्यान में नहीं देती थी और राजा अक्सर प्रतियोगिताएं कराते थे, कॉन्टेस्ट कराते थे, जिससे जनता का वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकता रहे। लेकिन अब ये ब्रेड और सर्कस अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है और इसीलिए अलग अलग देशों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सिटीजन कूप्स हो रहे हैं सत्ता के खिलाफ। सत्ता को भी ये बात समझ में आने लगी है कि अब वो ये ब्रेड और सर्कस प्रोवाइड नहीं कर सकते और इसीलिए वो हथियार लेना चाहते हैं सारा पैसा, जिसे बाद में हम नाम देते हैं करप्शन का। अभी रिसेंट के प्रोटेस्ट में बांग्लादेश, श्रीलंका, फ्रांस के बाद सबसे फेमस है नेपाल का प्रोटेस्ट, क्योंकि इसने सत्ता को गिरा दिया। इस बारे में हम पूरी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको डॉट्स के बारे में बड़ी ही कमाल की बात बताना चाहता हूँ कि दो डॉट स्पेस में कहीं भी रखे गए हों, उन्हें कनेक्ट करना बहुत ही आसान होता है। चाहे आप किसी डोरी से करें, स्टील से करें या फिर किसी भी इमेजिनरी नंबर से। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर नेपाल प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे डॉट्स, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी सुनने को मिली होगी। लेकिन इस वीडियो में हम मूल मुद्दों की बात करेंगे, वास्तविक मुद्दों की, और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये प्रोटेस्ट वाकई ज़रूरी था और ये प्रोटेस्ट इतना भीषक, इतना भयानक कैसे हो गया कि पार्लियामेंट को आग लगा दिया गया, मिनिस्टर्स के घरों को आग लगा दिया गया। तो बात ऐसी है कि नेपाल 2008 में मोनार्की से आज़ाद हुआ और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आई। लेकिन मात्र 17 सालों के अपने इतिहास में नेपाल ने 15 बार सत्ता को पलटते देखा। सरकारें, कुछ ही मिनिस्टर्स में आपस में सरकारें बदलती रहती थी और मिनिस्टर्स वही रहते थे, पक्ष विपक्ष चाहे कोई भी हो। ये बात जनता देख रही थी। एक ऐसी जनता जिसका 33% पैसा बाहर के देशों से आता है जब वो काम करने जाती है। एक ऐसी जनता जिसके लोग रशिया के वॉर में जाते हैं फ्रंट लाइन पर मरने, ताकि उनके घरों के लोग चैन से खा सके। एक ऐसा देश जहां गरीबी है, जो बार बार सत्ता की मार झेल रहा है, पॉलिटिकल स्टेटस कुछ भी स्टेबल नहीं है। ऐसे देश में राइट्स आखिर क्यों ना हो, लेकिन नहीं हो रहे थे। और नेपाल की सत्ता को इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन बात इतनी पहुंच जाती है कि जनता बातें करने लगती है उस सत्ता के बारे में जो एक लेविश लाइफस्टाइल जी रही है। और उसके बच्चे, सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोस सर्कुलेट होते हैं कि किस तरह से मिनिस्टर्स के बेटे लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और फ्लेक्स कर रहे हैं उस जनता के सामने जिसके माँ बाप अभी भी रशिया वॉर में जा करके फ्रंट लाइन पर मरने को तैयार हैं, ताकि उसके बच्चे वापस खा सकें। तो ऐसे में जनता का गुस्सा होना लाजमी था। और फिर सरकार ने न जाने क्यों एक ऐसा फैसला लिया कि वो सर्कस, जो आखिरी सर्कस बचा हुआ था सोशल मीडिया का, उस पर भी बैन लगाने का निर्णय लिया। 8 दिनों के लिए नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया ऐप्स को एक नोटिफिकेशन दिया कि आप हमारे यहाँ एक ऑफिस खोले, कंट्रोल रूम खोले और इसके बाद ही हमारे देश में आपको चलने की आज़ादी होगी। इस बात से नेपाल की जनता बहुत खफा हुई और इतने सालों से चला आ रहा करप्शन, इसका एक बबल फूटा सोशल मीडिया की वजह से। और फिर सड़क पर उतर आई सोशल मीडिया को लेकर के, करप्शन को लेकर के जेनजी, वो समाज जो सबसे नया है, जिसको अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि वो काम नहीं करना चाहती है, वो किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेती है और ना ही ट्रेडिशनल सीरियसनेस वर्क को, एथिक्स को फॉलो करती है। वो सड़क पर उतर आई और लगी प्रोटेस्ट करने। प्रोटेस्ट बहुत ही कैजुअल, बहुत ही पीसफुल चल रहा था, लेकिन तभी से कहीं एक खबर आती है कि पुलिस ने गोली चलाई या फिर भीड़ में से ही किसी ने पुलिस पर पत्थर मारने शुरू किए। वास्तव में क्या हुआ किसी को नहीं पता है, लेकिन यहाँ से शुरू होता है वायलेंस। उसी दिन 20 बच्चों को मार दिया जाता है, उसमें एक बच्चा तो 12 साल का था। इसके बाद जनता अपने घर भागने लगती है और फिर शुरू होता है पॉलिटिकल गेम। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज ढूंढती रहती हैं हर एक मुद्दे में, हर एक अपॉर्चुनिटी में। अपॉर्चुनिटी था जेनजी प्रोटेस्ट। इसके बाद मामला ऐसा टर्न आउट हुआ
कि हर लोग सड़क पर उतर आए। कर्फ्यू लगने के बाद भी कोई कंट्रोल ना रहा और लोग यहाँ वहाँ वॉयलेंस देखने लगे, करने लगे। लूट-पाट, चोरी, पार्लियामेंट में आग, मिनिस्टर्स को पीटना, मारना और उनके घरों को आग लगाना। आग लगाना ऐसा कि एक मिनिस्टर की वाइफ भी उसमें जलने लगी। इन सब के बीच एक मामला ऐसा भी सामने आने लगा कि सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेजों को जलाया गया, जेलों से लोगों को फरार किया गया। तो बात समझ में आती है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। एक प्रोटेस्ट जो एक ऐसे समाज से किया गया था जो किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेती है, से एक ऐसा प्रोटेस्ट बन गया जो एकदम टारगेटेड चीज़ों को जलाने लगी, जेल में से लोगों को निकालने लगी। एक प्रोटेस्ट जो कि बहुत पीसफुल होना था, जो शुरुआत में हो भी रहा था, वो इतना भीषण टर्न्ड आउट कैसे हो गया, ये बात पता चलती है इन्वेस्टिगेशन से, ना कि सोशल मीडिया पर और मीडिया में बातें बनाने से। इसलिए इस बात को हम इन्वेस्टिगेशन के लिए ही छोड़ देते हैं। लेकिन अब तक की खबर ये है कि वहाँ की सरकार गिर चुकी है और सेना ने कमान संभाली है और अपना रोल भी क्लियर रख दिया है कि वो केवल नेपाल की सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, केवल सेफ गार्डिंग कर रहे हैं। उन्हें अथॉरिटीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो वेट कर रहे हैं एक नई सत्ता आने का, एक नया युवा नेता खोजने का। लेकिन तब तक मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोटेस्ट तभी तक वैलिड है और तभी तक वैल्यू रखता है जब तक वो पीसफुली किया गया हो, जब तक वो बात करने के पर्पज़ से किया गया हो। हिंसा किसी भी बात का जवाब नहीं है, किसी भी समस्या का हल नहीं है। हिंसा अच्छे-अच्छे प्रोटेस्ट को ख़राब कर देती है और इसका इतिहास एक लंबा रहा है। भारत में भी हमने अहिंसा के दम पर ही आज़ादी पाई है और नेपाल के लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। हालाँकि वहाँ की जंजी समाज सड़क पर वापस उतरी है, लेकिन इस बार प्रोटेस्ट करने नहीं, साफ-सफाई करने और वो सब कुछ सँभालने जो इस प्रोटेस्ट के बाद बिगड़ गया था। तो इसलिए वहाँ की जनता से और सरकारों से और सेना से सबसे उम्मीद बची है कि इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद, पार्लियामेंट जलने के बाद, मिनिस्टर्स जिस तरह से भगाए जा रहे थे, बचाए जा रहे थे रस्सियों पर लटकने के बाद, इतने ज़्यादा ड्रामा और केओस के बाद भी अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है कि लूट-पाट हो गई हो या फिर डिक्टेटरशिप आ गई हो। तो एक बहुत ही अच्छी खबर है, ये बहुत ही एक सुखद खबर है। लेकिन हमें और आपको इस प्रोटेस्ट से सीखने की बहुत ज़रूरत है कि जब इतने सालों से आप बात नहीं करते हैं और ना ही बात करने के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे ही एक छोटे से चिंगारी से इरप्ट होता है इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा मामला। सरकारों को भी आगाह हो जाना चाहिए कि सर्कस और ब्रेड का ने खेल चलते ही रहे, ताकि जनता कभी रिवॉल्ट करे ही ना। हालाँकि ऐसा हो भी रहा है। ऐसे देश जो अभी सर्कस और बेड अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं आ रहा है। भले ही वहाँ पर एसएससी में लगातार धांधलियाँ हो रही हो, भले ही वहाँ पर लगातार पेट्रोल महँगा हो रहा हो, जबकि क्रूड ऑयल प्रति बैरल सस्ता हो रहा हो। तो ठीक है, जो हो रहा है होने देते हैं। नेपाल के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इनसे सीखिए, समझिए और सवाल करने का गूदा अपने अंदर लाइए। तब तक के लिए मैं अवनीश पांडे अवगत, धन्यवाद।